रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है छायावादी युग। छायावादी युग में छायावादी काव्य क्या है, जो हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया उसके और आगे उसके अध्ययन करेंगे कि छायावाद की परिभाषा क्या है, छायावाद से तात्पर्य क्या है और छायावाद की काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अनेक वैचारिक आंदोलनों का जन्म हुआ। द्विवेदी काल में एक ऐसी विशेष धारा का उदय हुआ जिसे छायावाद नाम से पहचाना गया। छायावाद का उद्भव कैसे हुआ, इसका उत्तर आज भी नहीं है। सर्वप्रथम इस शब्द का किसने प्रयोग किया, इस संदर्भ में भी समीक्षक एकमत नहीं है। छायावाद का आरंभ सन 1918 से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र ने यह सिद्ध किया है कि बंगला में आध्यात्मिक रचनाओं को छायावाद कहा जाता है। सन 1920 के आसपास सरस्वती एवं श्री शारदा में छायावाद विषयक अनेक लेख प्रकाशित हुए। छायावाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार अलग अलग परिभाषा दिए हैं। छायावाद इतिवृत्तात्मक काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया कही जाती है, जिसमें सूक्ष्म के प्रति आग्रह व वक्रोक्ति, प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति, प्रकृति की सचेतनता एवं अभिव्यक्ति की नूतनता है। अतः छायावाद इतिवृत्तात्मक काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया कही जाती है, जिसमें सूक्ष्म के प्रति आग्रह, वक्रोक्ति, प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति, प्रकृति की सचेतनता एवं अभिव्यक्ति की नूतनता है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है। मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्यता कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रसाद के अनुसार छायावाद नाम न होकर कांतिवाद होना चाहिए था। प्रसाद छायावाद की परिभाषा करने में स्पष्ट नहीं हो सके। समुद्रानंद पंत ने भी इस नाम से असहमति व्यक्त करते हुए कहा छायावाद नाम से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। यह तो द्विवेदी युग के आलोचकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक है। वैसे छायावाद नाम से जो कविता पुकारी जाती है वह नए युग की मांग थी। महादेवी वर्मा ने छायावाद के संदर्भ में इस प्रकार लिखा है। छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ, परंतु उनकी सौंदर्य दृष्टि स्थूल के आभास पर नहीं। यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्ण कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संदर्भ में इस प्रकार कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु तक होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। गंगाधर प्रसाद पांडे ने छायावाद के नामकरण के संदर्भ में लिखा है। जूही की कली के प्रणयन के साथ साथ इस युग का नामकरण छायावाद भी निराला ने किया है। उसने किसी सयाने साहित्यिक मित्र से ने पूछा
कि उनकी यह कविता किस वाद के अंदर आएगी, तो निराला ने यूं ही मजाक में कह दिया कि ये छायावाद है, क्योंकि नायक नायिका की छाया यहाँ पर पवन और कली की रूप देखा स्पष्ट हुई है। तब से इस भावधारा का नाम ही छायावाद पड़ गया। मुकुटधर पांडे ने इस नाम के संदर्भ में कहा है, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी कि जिन्हें पकड़कर हृदयम करने में पाठकों की कठिनाई होती थी। छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। आचार्य नंदन वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति की सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा ही हो सकती है। इसी के आधार पर आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में छायावाद कविता बाह्य इंद्रिय बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक तक पहुँचती है और जाने अनजाने में उसका मरोद्घाटन करती है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि सारांश ये है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है, इसकी परिधि में भी सभी प्रकार के बाह्य रूप रंग रूढ़ियों आदि सन्निहित हैं और इसके प्रति विद्रोह का अर्थ है उपयोगितावाद के प्रति भावुकता का विद्रोह, नैतिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता का विद्रोह और काव्य के बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना और टेक्निक का विद्रोह। डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी के संदर्भ में लिखा है कि छायावाद के बाद एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण से संपन्न, नवीन कल्पनाओं से युक्त, नूतन विधान से अभिभूत आंदोलन है। सूक्ष्मता के स्थान पर सूक्ष्मता का आग्रह छायावादी काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। छायावाद इस देश के लिए अस्मिता की खोज का युग है। शताब्दियों की गुलामी के कारण भारतीय जनता आत्मकेंद्रित होती हुई रूढ़िग्रस्त हो गई थी और यूरोपीय साम्राज्यवादियों की प्रभुता के विराट तूफान पैदा कर दिया था, जिसके फलस्वरूप गुप्त देश की आत्मा ने चैतन्य को प्राप्त किया। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति। यद्यपि छायावादी यूरोपीय रोमांटिसिज्म से प्रभावित रहा, किंतु मूलतः भारतीयता से जुड़ा रहा एवं विकास भारतीय वातावरण में हुआ और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कार कही जाती है। पहली है स्वच्छंदवादिता। छायावाद ने स्वच्छंदवादिता को पर्याप्त स्थान दिया है। स्वच्छंदवादी विचारधारा ने सभी बंधनों को तिरस्कार कर एक नई दिशा प्रदान की कि छायावाद परंपराओं रूढ़ियों का विरोध तो करता ही है, किंतु अपने अतीत छायावाद परंपराओं और रूढ़िवादों का विरोध तो करता ही है, किंतु अपने अतीत की अवमानना नहीं करना चाहता। अपने नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान के लिए सक्रिय प्रतीत होता है। संक्षेप में कहना उचित होगा कि छायावाद भारतीय दर्शन से संपर्क रहा, वेदांत दर्शन के चिंतन से प्रभावित है। प्रणय दृष्टि। दूसरी छायावाद की विशेषता है प्रणय। इस युग के सृजन में प्रणय की भावात्मक व्यंजना प्रस्तुत की गई। छायावाद कविता में प्रणय की अनुभूति स्वतंत्रता से प्रभावित रही है। छायावाद कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रणय से संबंध मानसिक अवस्थाओं का आशा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, अतृप्ति, स्मृति, विषाद आदि का अभिनव एवं मार्ग चित्रण किया गया है। इस युग की कविताओं में सम्मोहन एवं समर्पण की भावना स्वतंत्र रूप से है। राग से अरुण धुला मकरंद, मिला परमल से जो सानंद, वही परिचयता वही संबंध, प्रेम का मेरा तेरा।
सौंदर्य के प्रति मोह। तीसरी जो काव्य प्रवृत्ति है सौंदर्य के प्रति मोह, छायावाद की आत्मा सौंदर्य की सत्ता है। मानवीय सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य के प्रति सर्वत्र मोहन दिखाई देता है। मानवीय सौंदर्य के आंतरिक पक्ष अर्थात चेतना के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। छायावादी कवि जितना आभ्यंतर सौंदर्य का पक्ष है उतना बाह्य सौंदर्य का नहीं। जयशंकर प्रसाद ने नारी के प्रति परंपरागत सौंदर्य बोध की दृष्टि से हटकर आंतरिक सौंदर्य का दर्शन करते हुए कामायनी में कहा है, नीर परिधान वी सुकुमार, खुला रहा मृदुल अति खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ जन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार हिंदी साहित्य की छायावादी कविताओं में नारी सौंदर्य के आंतरिक पक्ष के अनेक स्वरूप प्रस्तुत किए गए। छायावादी कवियों ने प्रकृति को आत्मीय भाव से देखा है। प्रकृति के कठोर रूप को रमणीयता की दृष्टि से कोमलता प्रदान कर आनंद की सृष्टि की है। प्रसाद की कामायनी, पंत की मौका विहार एवं निराला की जूही की कली आदि रचनाओं में मानव और प्रकृति के भावों और रूपों में तादात्म्य स्थापित किया गया है। निराला की जूही की कली में सौंदर्यकरण की प्रवृत्ति का सहज देखने को मिलता है। सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बलरी की जान जैसे हिंडोल। व्यक्त चौथी जो काव्य प्रवृत्ति है वह है व्यक्तिकता। छायावादी सृजन में व्यक्तित्व भावना का विकास हुआ। कविताओं में व्यक्तिक स्तर पर भावों की अभिव्यक्ति हुई। व्यक्तिकता के साथ वेदना भी अभिव्यंजित हुई। प्राय सभी समर्थ कवियों ने व्यक्तिकता को स्वीकार करते हुए व्यक्तिनिष्ठ पीड़ा की प्रस्तुति की। कविता में जो व्यक्तिकता वेदना उभर कर आई तथा दिव्य रूप में व्यक्त हुई वह व्यक्तिवाद की ही परिचायक है। आरंभ में व्यक्ति अनुभूति का प्रभाव रहा, किंतु सने सने यह धारा व्यक्ति के धरातल से उठकर बाह्य सौंदर्य को केंद्रित हुई। पांचवी प्रवृत्ति है वेदना की अभिव्यंजना। छायावादी कवि का जहाँ प्रणय से गहरा संबंध था वहीं व्यक्तिक वेदना से संपर्क होना स्वाभाविक था और इस विचारधारा के कवि ने प्रणय की भावभूमि पर असफलता एवं निराश का अनुभव किया। विरहानुभूति की अभिव्यंजना अधिक देखने को मिलती है। छायावादी कवि कल्पना के सुख और मिलन की आकांक्षा में जीता है, किंतु यथार्थ में सुख की अपेक्षा वेदना और दुख की अनुभूतियों को जीने को विवश होता है। महाकवि पंत ने विरहानुभूति को इस प्रकार अभिव्यंजित किया है, शून्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर विरह अह कराहते इस शब्द को किस पुलिस की तीक्ष्ण चुपती नोक से निठुर विधि से ने असुरों से लिखा है। महादेव वर्मा का तो काव्य वेदना ही रहा है। वह असफलता और निराश की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहती है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य के प्रारंभ में वेदना की अभिव्यंजना के साथ कहा है, इस करुण कलुत हृदय में अब विकल संगिनी बनती, क्यों हाकार स्वरों में वेदना असीम करती। अगली विशेषता है मानवतावाद। काव्य प्रवृत्ति है मानवतावाद। भारतीय सांस्कृतिक आदर्श सर्वे संतु निरामय। कोई भी मानव सुख की स्थिति को प्राप्त नहीं करे वही मानव सूक्ष्म स्तर रहा है, जिसकी भूमिका में मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है। छायावादी कवि स्वर विश्वजनीय मानवता के हितों की ओर संकल्पित रहा है। स्वयं पीड़ा में होते हुए भी मानवता को अनंत की ओर ले जाने के लिए आग्रहशील है। सभी के सुख की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो,
सबको सुखी बनाओ। आंसू काव्य में मानवतावादी स्तर की प्रतिष्ठा के लिए प्रतीक माध्यम को स्वीकार करते हुए सार्वभौम कल्याण की दृष्टि से कवि ने संकल्प दोहराया है। सबका निचोड़ निचोड़ लेकर हम सुख से भूखे जीवन में सुख से सूखे जीवन में वर्षों प्रलोभ रिमन कर सा आंसू इस विश्व सदन में। इस प्रकार दूसरी विशेषता है अतीत के प्रति निष्ठा। काव्य का विवरण। छायावाद ने प्रकृति दर्शन में मानवीय दृष्टिकोण को साथ अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति प्रदान की, किंतु अपनी संस्कृति के समर्थन मूल्यों के प्रति हमेशा आस्था का परिचय दिया। वह जड़ वाद भारतीय संस्कृति की अनुभव भावभूमि की आधारशिला इसी मूल्यों के समृद्ध में भी रहा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रचंड हुआ, किंतु नैतिक मूल्यों को ठुकराने के प्रति कभी आग्रहशील दिखाई नहीं दिया। विशेष सृजनमात यात्रा में हर कथानक के साथ आदर्श निष्ठ पात्रों की ही सृजना की। अहिंसा, मानव सेवा, आस्था, कर्तव्यबोध के मूल्यों को दोहराते हुए मानव प्रतिष्ठा की। कविवर पंथ का लोकायतन, निराला की शक्ति पूजा, महादेवी के गीतों में अतीत के प्रति गहन आस्था का परिचय मिलता है। गद्य साहित्य में भी भारतीय संस्कृति के आदर्श प्रतिष्ठा के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई देती है। कामायनी काव्य आदर्श निष्ठ मूल्यों का ही काव्य है। और आठवीं जो विशेष काव्यगत व्यवस्था है वो दार्शनिकता। छायावाद भारतीय दर्शन की विविध विचारधाराओं से अनुप्राणित रहा है। वेदांत के आशीर्वाद, माया, जगत की स्थितियों और विचारों को समग्र साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। छायावाद आदर्शवादी रहा तथा भारतीय संस्कृति के तत्वों का समर्थन करते हुए अद्वैतवाद की विचारधारा को वाङ्मय में स्थान दिया गया। अंध विश्वास, पारंपरिक रूढ़ियों से विलग होकर भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं से आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया गया। भारतीय दर्शन के अंतर्गत हृदयवाद, मानवहितवाद, समन्वयवाद, सौंदर्यवाद के पक्ष प्रस्तुत हुए। यद्यपि छायावाद प्रारंभ में पाश्चात्य संस्कृति विचारधारा से प्रभावित रहा, किंतु भारतीय आत्मा के संस्कृत रूप एवं चिंतन से सदा संपृक्त रहा। और अंतिम जो काव्यगत विशेषता है वो है शैलीगत एवं भाषागत नवीनता। छायावादी युग का ने द्विवेदी युग द्वारा स्वीकृत खड़ी बोली को परिष्कृत रूप के साथ साहित्य का विभिन्न का माध्यम बनाया। डॉक्टर वाली का भी मत है कि छायावाद काव्य की अभिव्यंजना पद्धति की नवीनता एवं ताजगी के लिए हुई है। भाषा का विकास समग्र काव्य चेतना के विकास का ही अंतंग तत्व होता है। द्विवेदी युगीन काव्य बहिर्मुखी था, इसलिए उसकी साहित्य में स्थूलता, वर्णनात्मकता अधिक थी। इसके विपरीत छायावाद में जीवन की सूक्ष्म विकृत स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ, अतः उसकी शैली में उच्चार वक्रता मिलती है जो मानवीयकरण आदि अनेक विशेषताओं के रूप में दिखाई देती है। भाषा में अर्थगांभीर्य की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। राम की शक्ति पूजा एवं कामायनी इस दृष्टि से सशक्त रचनाओं के रूप में है। सहज शब्दावली में ही अर्थगांभीर्य की अभिव्यंजना व्यक्त हुई है। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, इतना सजग कुतूहल ठहर ये न कभी बन पाओगे। आहाय चूम लूँ जिन चरणों को, चाप चाप कर उन्हें नहीं। दुख तो इतना अरे अरुणमा उषासी बड़े उधर वही है। पंथ की नौका विहार में बिंब विधान छायावाद से प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।